नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लास्ट वीडियो लेक्चर में संविधान सभा पढ़ रहे थे। संविधान सभा के तीनों वचन कंप्लीट करवा के गया था मैं लास्ट वीडियो लेक्चर में। आज वहीं से हमारे आगे के पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बता देता हूं दोस्तों, ये वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बनाए गए हैं। यानी कोई भी, चाहे आप यूपीएससी दे रहे हैं, पीसीएस दे रहे हैं, चाहे दुनिया का कोई सा एग्जाम जहां पॉलिटिकल विषय यानी संविधान से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वहां से प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं दोस्तों। यानी जितनी विषय की गहराई हो सकती है वहां तक बताया गया है दोस्तों। तो आप वीडियो को अच्छे से देखिए, नोट डाउन कीजिए और स्किप मत किया करें दोस्तों, क्योंकि अगर वास्तव में हम नौकरी लगना चाहते हैं तो पूरा, अब मैं बताना क्या चाहता हूँ, आप वीडियो चलता है, हम चलाते हैं और चलाने के साथ में स्किप कर देते हैं। यानी मैंने वीडियो में बताया कि ये तो आप देख ही नहीं पाते भी। तो इससे अच्छा है कि कोई भी कंटेंट देखें, आप किसी भी टीचर को फॉलो करते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस भी टीचर को आप फॉलो करते हैं तो उसका कंटेंट पूरा देखिए। एक वीडियो देखिए संपूर्ण, आपको अच्छा लगे तो उसे फॉलो कीजिए, अगर नहीं लगता है तो भाई वो तो अलग बात है। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा जो भी वीडियो प्रोवाइड करवा रहे हैं उनका आप लाभ ले रहे हैं और अच्छे से नोट डाउन कर रहे हैं। तो दोस्तों आइए, समय वेस्ट नहीं करते हैं, हम हमारा टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। आज बात करते हैं दोस्तों, मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में कह के गया था कि अब नेक्स्ट वीडियो में थोड़े फैक्ट आएंगे। तो हमारे संविधान निर्माण हेतु क्या क्या हुआ था, कुल कितना समय लगा था संविधान निर्माण हेतु, आज हम इस बिंदु पर बात करेंगे दोस्तों। संविधान निर्माण हेतु पहला प्रश्न यही निकल कर आता है कि संविधान में कुल कितना समय लगा था दोस्तों। हालांकि ये प्रश्न बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन समग्रता के साथ में पढ़ रहे हैं तो सभी चीजें पढ़ लेते हैं दोस्तों। कुल कितना समय लगा था तो आप सभी जानते हैं, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अब दोस्तों एक रोचक जानकारी दे देता हूं, ये 26 नवंबर 1949 तक का समय काउंट किया हुआ है, जबकि संविधान लागू कब हुआ था, 26 जनवरी को। अगर 26 जनवरी के दिन तक काउंट करते तो ये 3 वर्ष की अवधि पूरी हो जाती है। लेकिन आप इतना याद रखेंगे, मैंने बताया कि ये समय है ना जो कब तक का काउंट किया है, तो ये 26 नवंबर तक का ही काउंट हुआ है दोस्तों, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपसे पूछे कि संविधान निर्माण में कुल कितने अधिवेशन हुए, अधिवेशन पूछे, या पूछे दोस्तों आपसे बैठक, कुल कितनी बैठकें हुई, तो उत्तर आना चाहिए दोस्तों संविधान निर्माण में कुल कितने अधिवेशन हुए, या पूछे बैठक तो कुल कितनी बैठक हुई थी दोस्तों। मैं आपको कल ही बता के गया था, 12 बैठक हुई थी दोस्तों। अगर प्रश्न ये आए कि संविधान में कुल कितनी सत्र हुई, सत्र और बैठक में अंतर होता है दोस्तों तो सत्र का उत्तर आना चाहिए 165। अगर दोस्तों प्रश्न ये पूछे कि अंगीकार कब किया गया, यानी संविधान अंगीकार कब हुआ, अंगीकार, तो अंगीकार कब हुआ तो आप सभी जानते हैं 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को ये अंगीकार हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपसे ये पूछे कि संविधान लागू कब हुआ दोस्तों लागू, तो लागू होने की तिथि अलग है दोस्तों। लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को दोस्तों। और प्रश्न पूछा जा सकता है, यानी कुछ 3 प्रश्न और हैं दोस्तों, वो भी ध्यान रखें। आपसे पूछे कि इस संविधान निर्माण में कुल खर्चा कितना आया दोस्तों, अलग अलग किताबों में अलग अलग है, आप मोटा मोटा आंकड़ा याद रखें जो मान्य है, 64 लाख या 63 लाख समथिंग आया, लेकिन 64 लाख आप ओवरऑल याद कर सकते हैं। नेक्स्ट पूछे कि लागू होने के बाद में ये प्रारूप पर चर्चा कितने दिन हुई, प्रारूप पर चर्चा। और एक प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि हमने संविधान निर्माण हेतु कुल कितने देशों के संविधान का अध्ययन किया था, अध्ययन कितने देशों के संविधान का, अध्ययन कितने देशों के संविधान का। तो प्रारूप पर चर्चा दोस्तों कुल कितने दिन हुई थी, तो ध्यान रखना 114 दिन प्रारूप पर चर्चा हुई थी। और कुल कितने देशों का, तो दोस्तों 60 देशों के
संविधान का हमने अध्ययन किया, यानी 60 देशों के संविधान का अध्ययन करके हमारे संविधान का निर्माण किया गया था। इसीलिए तो दुनिया का सबसे बेस्ट संविधान कहा जाता है भारतीय संविधान को। अब दोस्तों, बेस्ट कुछ लोग हैं संविधान की आलोचना करते हैं, तो वो किसी एक पर्टिकुलर धारा को लेकर संविधान की अगर उसकी संपूर्ण जानकारी रखते हैं तो दोस्तों भारतीय संविधान की इतनी व्यवस्थित तरीके से लिखा हुआ है कि आगे चलकर हम देखेंगे कि इसको वकीलों का स्वर कहा गया है। वकीलों का स्वर क्यों कहा गया दोस्तों? क्योंकि इसकी लैंग्वेज इतनी टफ है कि इसकी हर किसी के समझ में नहीं आती। अब हम 2-4 अक्षर पढ़ लेते हैं, दो चार अक्षरों में हम संविधान की आलोचना करने लग जाए, तो सबसे पहली बात तो हमें संपूर्ण विषय की जानकारी नहीं, इसलिए हम आलोचना कर पाते हैं। तो दोस्तों खैर वो हमारा विषय नहीं है, हम हमारे सब्जेक्ट पर आते हैं। संविधान निर्माण है तो कुल कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कुल अधिवेशन कितने हुए? तो 11+1 हुए थे। मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था कैसे हुए। लेकिन उत्तर 12 ही आना चाहिए। 70 पूछे तो 165, अगर पूछे प्रारूप पर चर्चा 114 दिन। अंगीकार कब किया? 26 नवंबर 1949 को। लागू कब हुआ हमारा संविधान? तो दोस्तों 26 जनवरी 1950 को। खर्चा पूछे तो 64 लाख। अगर पूछे अध्ययन कितने देशों के संविधान से किया, तो हमने 60 देशों के संविधान से अध्ययन किया और हमारे संविधान का निर्माण किया था दोस्तों। तो ये था संविधान निर्माण में। एक दो बिंदु और बता देता हूं दोस्तों, इसको रफ करता हूं। हमने संविधान की 3 प्रतिलिपियां तैयार की। 3 प्रतिलिपियां तैयार की। अब 3 कौन कौन सी है दोस्तों? एक तो है अंग्रेजी भाषा में, एक अंग्रेजी के साथ में इसको डिजाइन भी किया गया है। अंग्रेजी प्लस डिजाइन वगैरह इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड वगैरह होता है तो मैं आपको दिखा देता कैसे डिजाइन होता है, लेकिन आप ये ध्यान रखना, एक तो अंग्रेजी भाषा में, एक अंग्रेजी प्लस डिजाइन। एक इसकी प्रतिलिपि तैयार की गई हिंदी में, यानी इसका अनुवाद हो। संविधान की कुल 3 प्रतिलिपियां तैयार हुई दोस्तों। अब प्रश्न क्या पूछा दोस्तों? राजस्थान रिक्वायरमेंट एजेंसी ने प्रश्न पूछ लिया कि डिजाइन का कार्य किसने किया था? डिजाइन का कार्य, एक प्रश्न तो ये पूछ लिया। एक प्रश्न ये पूछा कि इस संविधान को पन्नों पर उकेरा किसने, यानी संविधान को लिखने का कार्य किसने किया था? तो वो भी प्रश्न पूछ लिया। संविधान को लिखने का कार्य, तो 2 प्रश्न यहां से और निकल कर आते हैं दोस्तों। डिजाइन का कार्य किया था नंदलाल बोस ने। नंदलाल बोस, बहुत लोगों के नाम आएंगे लेकिन आप इनका नाम याद रखेंगे, नंदलाल बोस। और संविधान लिखने का कार्य किसने किया था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ये राजस्थान रिक्वायरमेंट एजेंसी ने प्रश्न पूछा था हाल फिलहाल के एग्जाम में। जो महिला सुपरवाइजर का शायद पेपर था, उसमें यह प्रश्न आया था कि संविधान लिखने का कार्य किसने किया था? तो संविधान लिखने का कार्य किया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। तो ये दोस्तों ध्यान रख लेना, एक फैक्ट है। संविधान की 3 प्रतिलिपियां तैयार हुई, अंग्रेजी भाषा में, अंग्रेजी प्लस डिजाइन में और हिंदी में। यानी ये डिजाइन का कार्य किसने किया? तो डिजाइन का कार्य किया था नंदलाल बोस ने। जबकि संविधान को लिखने का कार्य किसने किया था? तो यानी लिखने का मतलब उकेरा किसने था? पन्नों पर उकेरने का कार्य किया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा महोदय ने किया था दोस्तों। तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट निकल कर आता है दोस्तों महत्वपूर्ण कथन। तो एक टोपी की बना देता हूं दोस्तों इस प्रकार आपसे। महत्वपूर्ण कथन। हालांकि हम कथनों में आलोचना पढ़ते हैं और कथनों में ही संविधान की विशेषताओं के बारे में किन किन लोगों ने क्या कहा वो पढ़ते हैं, लेकिन मैं कथन अलग बताऊंगा, आलोचनाएं अलग बताऊंगा दोस्तों। क्योंकि आलोचनाओं का डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा बहुत सुंदर जवाब दिया गया था, वो भी मैं साथ साथ में डिस्कस करूंगा। तो आपके भी यानी एक ब्रॉड माइंड विचारधारा हमारी विकसित होगी। तो महत्वपूर्ण कथनों में पहला कथन है दोस्तों, पहला याद रखेंगे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को पंडित नेहरू भी कहा जाता है, पंडित अम्बेडकर भी कहा जाता है।
पहला कथन याद रखें, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, अम्बेडकर को पंडित अम्बेडकर भी कहा जाता है। यानी जिस प्रकार एक पंडित का हमारे जीवन पर असर होता है, तो पूरे देश में यह कार्य किसने, संविधान निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया था अम्बेडकर ने, इसलिए इनको पंडित की भी संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट दूसरा कथन याद रख लेना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, राजेंद्र प्रसाद ने दक्ष पायलट की संज्ञा दी थी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। राजेंद्र प्रसाद ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को संविधान का दक्ष पायलट कहा। संविधान सभा का दक्ष पायलट, यानी एक दक्ष पायलट किस प्रकार विमान को आसमान में उड़ाता है, उसी प्रकार भारत को उड़ानों भरी, यानी भारत को नई उड़ान दी गई थी किनके द्वारा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को, इसलिए संविधान सभा का दक्ष पायलट की संज्ञा दी थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। अब दोस्तों तीसरा स्टेटमेंट स्वयं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का ही है। 25 नवंबर 1949 ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। इस दिन संविधान सभा में यानी सभी ने को मौका दिया गया था, सभी ने अपने अपने विचार विमर्श किए थे। तो इस दिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बोले थे दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, संविधान सभा में कुल 64 लाख शब्दों का प्रयोग हुआ है, और उन 64 लाख शब्दों में से 2,64,000, यानी संविधान सभा में कुल अगर शब्दों की बात करें ना दोस्तों, तो 60 लाख शब्दों का प्रयोग हुआ है, और 60 लाख में भी 2,64,000 शब्दों का प्रयोग किया था अकेले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। यानी संविधान सभा में सबसे ज्यादा अपने शब्दों का प्रयोग करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ऐसा क्यों था दोस्तों, क्या अन्य कोई, और दूसरे नंबर पर पंडित नेहरू है। पंडित नेहरू ने तो शायद 20 एक जारी किए दोस्तों। राज्यसभा की कभी साइट पर जाके देख लेना, संविधान सभा की पूरी बहस पड़ी है हिंदी और इंग्लिश में। तो 64 लाख शब्दों में से 2,64,000, यानी कुल संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे दोस्तों, मैंने आपको आंकड़े बता रखे, मान लीजिए एक बार। हालांकि 293 अलग आए थे देशी रियासतों से, 73 आए थे, 4 अलग अलग आए थे, वो सब मान लीजिए 300 ओवरऑल 300 लोगों ने कुल 60 लाख शब्दों का प्रयोग किया। 60 लाख शब्दों में से 2,64,000 शब्द तो अकेले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने प्रयोग किए, क्योंकि सभी सवाल पूछते और उन सवालों का एकदम तर्क संगत जवाब कौन देते थे, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। खैर मैं बात कर रहा हूं 25 नवंबर 1949 की, 25 नवंबर 1949 के दिन के डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के भाषण को ग्रामर ऑफ एनार्की, स्पेलिंग ध्यान रख लेना दोस्तों, ANARCHY, इसी को हिंदी में कहते हैं अराजकता की व्याकरण, की संज्ञा दी। यानी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के इस दिन के भाषण को क्या संज्ञा दी जाती है दोस्तों, तो ग्रामर ऑफ एनार्की की संज्ञा दी जाती है। अब होता क्या है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे दोस्तों। फिलहाल आप स्टेटमेंट के रूप में याद रखेंगे दोस्तों, पहली स्टेटमेंट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को पंडित अम्बेडकर कहा जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा की दक्ष पायलट की संज्ञा किसे देते हैं, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। 25 नवंबर 1949 के डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के भाषण को ग्रामर ऑफ एनार्की कहा जाता है, अराजकता की व्याकरण। नेक्स्ट दोस्तों, और क्या क्या संज्ञाएं दे रखी है भारतीय संविधान के बारे में। नेक्स्ट आप ये ध्यान रख लेना दोस्तों, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को
डॉक्टर जो भी नया क्रम है 4 नंबर से डॉक्टर बी आर अंबेडकर को आधुनिक भारत का मनु भी कहा जाता है। आधुनिक भारत का मनु, यानी जिस प्रकार मनु ने अपनी मनुस्मृति के द्वारा विधान सबसे पहले लिखने का प्रयास किया और उसी मनु के विधान को उखाड़ फेंकने का प्रयास किसने किया? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। और किस दस्तावेज के द्वारा? संविधान के दस्तावेज, यानी संविधान जैसे दस्तावेज के द्वारा, यानी संविधान जैसे पवित्र दस्तावेज के द्वारा मनु की व्यवस्था को खंडित किया था। खैर वो सब इस विषय से हटकर है, मैं तो ये बता रहा हूं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के, यानी जिस प्रकार मनु ने एक विधान का निर्माण किया, उसी प्रकार संविधान का निर्माण करने के कारण डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है। यानी मनु एक पहला व्यक्ति हुआ था, मनुस्मृति जिसने लिखी थी, उसने कुछ शासन व्यवस्था को संचालित, यानी देश में शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए कुछ विधान बनाए थे। इसी प्रकार डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने आधुनिक भारत को चलाने के लिए संविधान का प्रारूप, यानी संविधान निर्माण में अपना अहम योगदान दिया था। इस कारण डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है। नेक्स्ट, संविधान सभा के सदस्य। संविधान सभा के सदस्य के.वी. राव ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को संविधान का जनक या जननी की संज्ञा दी। संविधान का या तो कह सकते हैं आप जनक या कह सकते हैं जननी की संज्ञा दी थी। और ये किस महोदय ने दी? तो के.वी. राव ने महोदय ने दी थी। यानी संविधान सभा का एक सदस्य थे के.वी. राव महोदय ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को क्या संज्ञा दी? संविधान का जनक कह सकते हो आप इन्हें, संविधान की जननी कह सकते हो। ये मेरे शब्द नहीं दोस्तों, पर्टिकुलर नहीं है, संविधान सभा के लोगों के शब्द है, उनके वक्तव्य हैं ऐसे। नेक्स्ट दोस्तों, मैंने एक वीडियो में पूछा था कि किस व्यक्ति ने ड्राफ्टिंग कमेटी को ड्रिफ्टिंग कमेटी कहा था, तो उसका मैं आज आंसर दे देता हूं। संविधान सभा के सदस्य संविधान सभा के एक सदस्य थे जिनका नाम था दोस्तों नजीरुद्दीन अहमद। नजीरुद्दीन अहमद ने ड्राफ्टिंग कमेटी को ड्रिफ्टिंग कमेटी कहा था। ड्रिफ्टिंग कमेटी की कहा था। ड्रिफ्टिंग कमेटी यानी विषयांतर बोले तो विषय से हटकर बातें करने वाली, विषय से हटकर, यानी प्रारूप में थी, अपने ही विषयों से हटकर बात कर रही थी। हालांकि इसका जवाब भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने दिया था। वो सब मैं आपको जब महत्वपूर्ण कथनों के बाद में आलोचना पढ़ेंगी ना, उस समय इन सब बातों के जवाब आएंगे दोस्तों। अभी मैं सिर्फ स्टेटमेंट है, यानी हमारे स्टेटमेंट काम में आती है, वो देख लें। संविधान सभा के सदस्य नजीरुद्दीन अहमद ने ड्राफ्टिंग कमेटी को ड्रिफ्टिंग कमेटी कहा था। क्यों कहा था? यानी यह विषय से हटकर बातें करती थी, यानी उनका काम था प्रारूप तैयार करना। लेकिन ये सभी, यानी संविधान सभा में जब कोई भी प्रश्न उठता, मान लीजिए आर्टिकल 31, मैंने कल बताया था बेगम आयाद रसूल के बारे में। बेगम आयाद रसूल ने संपत्ति के अधिकार को संविधान का धब्बा कहा था, तो अगर वो बात अच्छी थी या नहीं थी, तो उसका कटाक्ष कौन करेंगे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर महोदय एकमात्र ही ऐसे सदस्य हैं जिन्होंने संविधान सभा में सबसे ज्यादा शब्द प्रयोग किए थे। क्यों किए थे? क्योंकि उन्होंने सभी बातों का कटाक्ष किया था, यानी सही है गलत है उसकी व्याख्या उन्होंने की थी। तो नजीरुद्दीन अहमद को ऐसा लगा था कि विषय से हटकर बातें करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि विषय से हटकर बात करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि हम सभी के साथ में मतभेद इकट्ठा करना नहीं चाहते। हम सबको साथ में लेकर एक ऐसे संविधान का निर्माण करना चाहते हैं जो देश की उन्नति प्रगतिशील में कार्यरत हो। यानी ये संविधान सभा के सदस्य, बस आप तो ये ध्यान रख लेना, ड्राफ्टिंग कमेटी को किसने ड्रिफ्टिंग
ड्रिफ्टिंग कमेटी की संज्ञा दी थी तो नजीरुद्दीन अहमद ने दी थी। ड्रिफ्टिंग का मतलब क्या होता है, तो विषयांतर, विषय यानी विषय से हटकर बातें करने वाली कमेटी। तो ये भी ध्यान रख लेना दोस्तों, ये मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में चर्चा की थी। तो दोस्तों आज वीडियो हम यहीं तक करते हैं, बाकी हम एक वीडियो या 2 वीडियो रहेंगे दोस्तों, पूरे संविधान सभा कंप्लीट हो जाएगी। ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है दोस्तों, लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।